नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और सनी मिश्र आए हैं, बहुत अच्छे। कौटिल्य राहुल कौशिक आए हैं, नमस्कार आपको। प्रियांशु, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। अर्पित, कितने सारे लोग। सुधा, रविंद्र, प्रणाम आपको। नवीन कुमार, बहुत सारे साथी लगातार जुड़ रहे हैं। जम्मू से महक, क्या दूर दूर तक आप सब लोग सुन रहे हैं। अनुपम प्रियदर्शी, वाह, मोतिहारी से प्रणाम प्रणाम। जीते रहिए, प्रसन्न रहिए। चेतन, हरिओम, कुमार पाठक, गीत राजपूत, हर्षित श्रीवास्तव, नवीन कुमार, तमाम दोस्त जो जुड़ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं चंपारण्य, जो चंपा का अरण्य कहा जाता था, बौद्ध काल से ही बड़ी प्रसिद्ध एक जगह रही है चंपारण्य, वहाँ के मुख्य केंद्र मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों से, प्राध्यापकों से, उस परिसर में सेवाएं देने वाले सभी साथियों से उन्मुख हूँ। आज उनसे मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ कि एक ऐसी ऐतिहासिक महत्व की ज़मीन पर, उस भूमि पर जहाँ विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया है, वहाँ के साथियों से मैं संवाद कर रहा हूँ। मोतिहारी की उस मिट्टी से संवाद कर रहा हूँ जहाँ राजकुमार शुक्ल जैसा एक हठी किसान भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को मिला, जिसने पूज्य बापू को भी आंदोलित किया और उन्हें इस बात के लिए भरोसे में लिया कि वे नील की खेती के उत्पीड़न में आए हुए किसानों की बात सुने और उस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। और बापू चंपारण आए, मोतिहारी आए, उनके खिलाफ धारा 144 जो उस समय भी हुआ करती थी, उसको तोड़ने का केस चला और वहाँ उन्हें उसके बाद जमानत दी गई। तो अपने आप में एक बहुत मशहूर जगह है हमारे लिए। चंपारण, बेतिया, मोतिहारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे कुल के एक बहुत महनीय गीतकार गोपाल सिंह नेपाली वहीं से हैं, बेतिया से हैं। आपने उनका गीत सुना होगा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने, या 33 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा है। चीन युद्ध पर उन्होंने जो अपना गीत लिखा था। मोतिहारी के हमारे सारे साथियों को तो पता है, लेकिन जो विश्व भर से लोग जुड़ रहे हैं उनको मैं सूचना दे दूं कि एनिमल फॉर्म्स के रचयिता और सुप्रसिद्ध कथाशिल्पी जॉन ऑरवेल, जो ज़माने में आईसीएस थे, वे भी मोतिहारी में पैदा हुए थे। उनका जन्म मोतिहारी में था, क्योंकि उनके पिताजी अफीम की खेती के इंचार्ज थे अंग्रेज़ों की ओर से। तो मोतिहारी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, रंगकर्मियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है पूरा चंपारण। इस पूरे चंपारण से हमारे बड़े साथी, मित्र, तमाम आदरणीय लोग आए हैं। भारत को जनवादी सिनेमा का शुरुआती अभ्यास कराने वाले और स्वाद लगाने वाले सुप्रसिद्ध फिल्मकार, अभिनेता, बहुत संवेदनशील व्यक्ति, हमारे बड़े भाई जैसे प्रकाश झा साहब, वे भी चंपारण के हैं। और मेरे बहुत प्रिय मित्र, भारत में इस समय अभिनेताओं में जो उंगली है, हमारा जैसे शास्त्र कहता है कि गुण गण गणनारंभे पतति कठनी संभ्रमा यस्य तेनाम्बा यदि सुतनी वद वंद्या की द्रसी सदृश। तो अगर भारत के आपको अभिनेता गिनने हो कि भारत में अभिनय किन किन को आता है जब वो स्क्रीन पर आते हैं, तो उनमें से एक बहुत मशहूर और अग्रगण्य नाम है मनोज वाजपेयी। वे भी चंपारण के हैं। ये महाराज विदेह की भूमि है। आप देखिए कि सीता जो है, उनका प्रतीक शास्त्र ये है कि वे मूर्तिमंत शांति हैं। तो शांति किसको मिलती है? शांति उसे मिलती है जो अपनी देह से बाहर आता है, जो देह में रहता हुआ भी देह की उन्मुक्तता से बाहर आकर सोचने का विचार कर सकता है, स्थित प्रज्ञ रहता है। इसीलिए उन्हें विदेह कहा जाता है। हमारे राष्ट्र कवि और राज्यसभा के सदस्य रहे मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि योगी भी हैं शरण जिनकी, जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक, पुण्य देही विदेही। हमारे मित्र पंकज त्रिपाठी भी वहाँ के हैं, तो मुझे याद दिला रहे हैं सनी मिश्र, उनका आभार। वो भी मेरा बहुत प्रिय अनुज है और बहुत अद्भुत अभिनेता और सहृदय मनुष्य है। तो मैं चंपारण के
उस पूरे क्षेत्र के, मोतिहारी के, बेतिया के तमाम लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत मन के साथ स्मरण करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि इन दिनों लॉकडाउन के अंतर्गत मैं रोज़ किसी न किसी चैनल पर, किसी न किसी वेब पेज पर या अपने पेज पर सबको संबोधन कर रहा हूँ। और मुझे ये आदेश प्राप्त हुआ कि मैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है मोतिहारी में, उसके परिवार से संपर्क करूँ। इसके लिए आपके महनीय कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा, जो राजनीति विज्ञान के आचार्य और अधिकारी विद्वान हैं, और मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे अग्रज हैं और से आपके बीच हूँ। आज का विषय बड़ा मनहर है और मेरा बड़ा प्रिय विषय है। मैं इस पर पहले कभी बोला भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो यत्किंचित ज्ञान है, जो यत्किंचित मैंने पढ़ा है, उसके माध्यम से मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। दो शब्द हैं जो विश्वविद्यालय परिसर के प्रत्येक विद्यार्थी को आंदोलित भी करते होंगे और उसकी चेतना में स्थित भी होंगे। एक है शिक्षा और एक है विद्या। एक है शिक्षा और एक है ज्ञान। हमारे एक मित्र याद दिला रहे हैं, देवेंद्र, के रवीश कुमार भी वहीं के एनडीटीवी के एंकर, और जिन्हें एक महनीय पुरस्कार भी मिला है मैक्से से, और मेरे पड़ोसी भी हैं और मैं उनकी चेतना से बहुत अभिभूत रहता हूं। मैं उनको भी बहुत स्मरण करता हूं मन के साथ। रवीश भी हमारे प्रिय मित्र हैं। और वेदा विभिन्ना स्मृतियोर विभिन्ना नैकम मुनिर्यस्य वचः प्रमाण। किसी का वचन तो प्रमाण नहीं है, वैचारिकता आप एक दूसरे से अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन जितने भी अच्छे लोग हैं उनको स्मरण करना चाहिए अगर वहाँ के लोगों से बात करें। और स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आपने जो लोग अपने स्वदेश से भेजे हैं, चाहे रंगकर्म में भेजे हों, चाहे शिक्षा में भेजे हों, चाहे पत्रकारिता में भेजे हों, वो उन सबको मैं स्मरण कर रहा हूँ। डॉक्टर किशोर जुड़ गए हैं, वे स्वयं आचार्य हैं इतिहास के, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और तमाम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। तो विषय है आज का कि शिक्षा और ज्ञान। विषय है आज का शिक्षा और विद्या। संस्कृत का व्याकरण कहता है कि किसी भी शब्द के बारे में अगर आपको पता करना है तो स्वयं उस शब्द के पास जाइए और उससे उसका अर्थ पूछने का निवेदन कीजिए। वो शब्द आपको अपने विषय में बता देगा। तो शिक्षा शिक्ष धातु से बना, जिसे सीखना कहा जाता है, और विद्या विद धातु से बना है, जिसे जानना कहा जाता है। तो ये जो सीखने और जानने का अंतर है, यहां से हम पहला बीज रखते हैं आज के विचार का। और मैं आशा करता हूं कि जितने लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में अपनी बातें कह रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उन्हें जहां कहीं संदेह हो, उनके पास कोई सुझाव हो, तो वो भी निश्चित रूप से मुझे बताते चलें, मुझे कहते चलें, क्योंकि ऐसा मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मैं आप अधिकारी हूं और अंतिम मेरी सोच है। आप सब मुझसे अधिक विद्वान हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो माना जाता है कि पालादपि शुभाष्टम। ईशान गुप्ता अजमेर से जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। आरती गोयल जुड़ी है, आप सबका स्वागत है जितने भी साथी देख रहे हैं। गौरव वर्मा। तो शिक्षा है जो सीखने का साधन है और विद्या है जो जानने का साधन है। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है? सीखना पारंपरिक है, सीखना नियत है, सीखना सीमित है, और जानना परंपरा से बाहर है, जानना उन्मुक्त है, जानना निस्सीम है। जैसे अभी इस मनुष्य को जानना है अंतरिक्ष का रहस्य, अभी इस मनुष्य को जानना है जीवन और मृत्यु के रहस्य, अभी इस मनुष्य को जानना है मनुष्यता पर आने वाली विपत्तियों से लड़ना। तो सीखना सदैव एक नियमित सांचे में सोचना सिखाता है, और विद्या यानी कि जानना, वो आपको असीमित सांचे में सोचना सिखाता है। यानी कि आसमान से सेब पकने के बाद नीचे गिरता है, ये पूरी मनुष्यता ने सीखा था, ये सामान्य बात है, ये सबको पता था कि वो नीचे गिरता है। लेकिन वो नीचे क्यों गिरता है, इस जिज्ञासा के मूल से वो ज्ञान पैदा हुआ जो न्यूटन को ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सिखाता है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक है नॉलेज और एक है विजडम। शिक्षा और विद्या में नॉलेज और विजडम का अंतर है। यानी कि आप जब सीखते हैं तब आपका जन्म प्रारंभ होता है। जो आपको यह भौतिक जन्म मिला है, यह जन्म तो परंपरा से हर पशु पक्षी को मिलता है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि मनुष्य होने के नाते आपको शास्त्र अहम ब्रह्मास्मि कहता है, मनुष्य होने के नाते आपको अशरफुल मखलूकात, प्रजा में, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, या बाइबल जो है वो आई एम द डिवाइन फ्लेम कहता है। ये क्या है? यह जो आत्मज्ञान है, यह जो विद्या है, यह आपको आगे ले जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द है द्विज, जिसका दोबारा जन्म होता हो। पहला जन्म आपने माँ के कोख से लिया,
आप माता पिता के संयोग से पृथ्वी पर आए, ये जन्म है। ये तो सब पशु पक्षियों का है, सारे पशु पक्षियों के साथ यही होता है। लेकिन आपने ये जाना कि मैं क्यों आया, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, यह आपका दूसरा जन्म है। इसलिए जो इसे दूसरे जन्म को प्राप्त कर लेते हैं वे द्विज कहलाते हैं। वे जाति से, धर्म से नहीं कहलाते, वो किसी एक जाति में पैदा होने के कारण नहीं कहलाते। उन्होंने ये जान लिया है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा हेतु क्या है पैदा होने पर। तो इसलिए ज्ञान, जो आत्मज्ञान है, जो विजडम है, उसके कारण ही आप आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय विद्या की परंपरा को, कर्नाटक से डॉक्टर आत्माराम यादव जुड़े हैं, उनका आभार है, वो सब संबोधित कर रहे हैं। आप सब जो मित्र जुड़ रहे हैं, आप सबका, बलजीत सिंह जी, सत श्री अकाल वीर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो जो जानने की इच्छा है वही विद्या की तरफ आपको ले जाती है। लेकिन यही विद्या कुल, ये जानने वाले लोग, ये सारा समूह, ये आचार्य, ये कुलपति, ये संकुल जब मिलकर उस ज्ञान को एक सीमित ढांचे में बांट देता है, बांध देता है और आने वाली पीढ़ियों से कहता है कि आप इसे दोहराइए, इसके माध्यम से सीखिए, तो वो शिक्षा में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए शिक्षा लिविंग के लिए आवश्यकता है। लिविंग के लिए शिक्षा चाहिए, लेकिन लाइफ के लिए विद्या चाहिए। इसलिए लिविंग में लोग बाग आज की तिथि में निष्णात हैं, लेकिन लाइफ में फेलियर बढ़ रहा है। विद्या आपको मुक्त करती है और शिक्षा आपको सीमित परिधि में बांधती है। इसीलिए हमारे कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो आपको मुक्ति दे और शिक्षा आपको सीमित ढांचे में सोचना सिखाती है। उपनिषद कहता है विद्या अमृत अश्नुते। विद्या आपको अमृत तत्व की तरफ ले जाती है। यानी शिक्षा जल की तरह है जो आवश्यक है, लेकिन विद्या जीवन की तरह है, जल जिसका केवल एक अंग है। तो ये जो सामान्य बात है शिक्षा और विद्या के विभेद की, मैं आशा करता हूं कि जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो इनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक बिंदु पर सहमत होंगे। इस बिंदु की सहमति के बाद हम आगे बढ़ते हैं। गौरव जी जुड़े हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। ज्ञान चरित्र एकता आपका मोटिव है, उसकी पालना करें आप सब। सोनाली मित्र जुड़ी हैं, महात्मा गांधी है, देवेंद्र द्विवेदी जुड़े हैं, और नितेश पटेल और कौस्तुभ कुमार सिंह विश्वविद्यालय में। मैं निश्चित रूप से लॉकडाउन के बाद ज़रूर आने की कोशिश करूंगा। जो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में आइए, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उस परिसर में आऊँ आपको। तो हम विचार कर रहे थे शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा और विद्या के विभेद पर। अब आप कहेंगे कि जितने भी प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, जितने भी प्रकार के ज्ञान के केंद्र हैं, जितनी भी प्रकार की पद्धतियां जानने की हैं, वे सब हमको शिक्षित कर रही हैं। और ये बात सही है। विनोद जी लिख रहे हैं कि शिक्षा जो है वो सक्सेस देती है, विद्या एक्सीलेंस देती है। भी बड़ी प्यारी बात है। सक्सेस सबको चाहिए, लेकिन एक्सीलेंस आने में लगातार आत्म परिमार्जन, आत्मशुद्धि और आत्मानुशासन के माध्यम से आत्मान्वेषण, कि मैं दोबारा खुद को ढूंढूं, मैं दोबारा स्वयं से संवाद करूं, मैं दोबारा जानने की कोशिश करूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, अगर वो सेब नीचे गिरा तो वो तो हजारों वर्षों से गिर रहा था, लाखों वर्षों से गिर रहा था। एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा आई कि ये जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए, और उसने फिर उस जिज्ञासा का समाधान किया, जिसकी वजह से आज हम चंद्रमा पर। बाथरूम में अपने में तो हजारों वर्षों से लोग बाग नहा रहे थे, तालाब में लोग बाग नहा रहे थे, अपने ट्यूबवेल की हौदी में लोग बाग नहा रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ने अंदर घुसते समय बाहर फेंके गए पानी को नापा और सोचा कि यह क्या समस्या है कि मैं अंदर गया और पानी बाहर निकला, और वो आर्किमिडीज कहलाया। तो शिक्षा सदैव सीमित करेगी और विद्या आपको आगे लेकर चली जाएगी। अब लौटते हैं जरा भारतीय इतिहास के 1000 वर्ष पूर्व की प्रक्रिया पर। 1000 वर्ष पहले भारत की राजसिकता ने, राजसत्ताओं ने निर्धारित किया कि वहां की राजसत्ता और वहां का व्यापार जीवन के मूल पहले 4 उद्देश्य, धर्म, अर्थ और मोक्ष, इनके अनुसार चलेगा। यानी कि अर्थ जो दूसरे नंबर पर है, अर्थ यानी कि अर्थतंत्र भी, अर्थशास्त्र भी, यानी कि जीवन का अर्थ भी कि मैं कैसे जीता हूं, यह अर्थ, यह धर्म के अनुसार चलेगा। इसीलिए गुरुकुल राजसत्ताओं के शीर्ष पर रहे।
गुरुकुल में प्रवेश करते समय राजा अपने रथ से उतर जाता था, राजा अपना मुकुट बाहर रखता था, राजा अपने तीर बाहर रखता था, राजा अपने सैनिकों और अंगरक्षकों बाहर रखता था और अपने पदत्राण उतारकर, चप्पलें उतारकर प्रवेश करता था और सबसे पहले कुलाधिपति, कुलपति और आचार्यों के चरणों में अपना शीश रखता था। राजा यानी कि उस पृथ्वी का भोग करने वाला, राजा यानी कि उस राजसत्ता का नियमन करने वाला। और कुलपति कौन? इस राजसत्ता का नियमन कैसे होगा, ये राज्य कैसे चलेगा, इसकी कर व्यवस्था क्या होगी, इसकी न्याय व्यवस्था क्या होगी, इसके विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे, इसकी नैतिक आचार विचार क्या होंगे, इसकी विदेश नीति क्या होगी, इसके अपने पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे होंगे और इसके नागरिकों के निजी जीवन का नियमन हमारे संस्कारों के अनुसार, इस राज्य की व्यवस्था के अनुसार कैसे होगा, इसको नियमित करने वाले गुरुकुल होते थे, जिनके इस ज्ञान पर लगातार बहस होती थी। एक दूसरे के पास बैठकर वो संवाद करते थे। यह उपनिषद परंपरा गुरुकुलों में राजाओं को आमंत्रित करती थी, राज्य पुरुषों को आमंत्रित करती थी, मंत्रियों को आमंत्रित करती थी और वहां बैठकर आगे ये कैसे देश चले, कैसे समाज चले, उसमें उसका प्रवेश किया जाता था। मित्रों, एक बात और ध्यान रखिएगा जो विशेष रूप से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। एम्प्लॉय बनाने और लीडर बनाने में इन दो शब्दों का अंतर है। शिक्षा एम्प्लॉय बनाती है और विद्या लीडर बनाती है। 1000 वर्ष पूर्व जब भारत पर पहली बार विदेशी आक्रमण हुए, जब भारत माता के शुभ्र आंचल पर पहली बार बाहर से आकर लोग आने लगे, आक्रमण करने लगे और हम अपने निजी स्वार्थों में छोटे छोटे कुलों, छोटे छोटे राज्यों में बंटकर हमने अपने आप को कमजोर किया और उन आक्रमणों को हमने राह दी अपने पास तक पहुंचने की। तो यहां से दूसरा आक्रमण प्रारंभ हुआ जो भारत की बौद्धिकता पर हुआ। क्योंकि विद्या आपकी संस्कृति से जुड़ी हुई है, शिक्षा आपकी संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है। शिक्षा तो वैश्विक है। विश्व भर की सारी संस्कृतियों में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वो उस जगह के अनुकूलता के साथ हो जाती है। विद्या आपकी निजी संस्कार से जुड़ी हुई है। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अपने लहलहाते हुए गेहूं के खेतों में चुगने वाली चिड़िया उड़ाते समय जो बोली बोलता है जिससे चिड़िया परेशान होकर भाग जाती है कि कोई और दूसरा जानवर आ रहा है, यह विद्या उसकी संस्कृति में आई है, उसके पितामह से, प्रपितामह से, पिता के माध्यम से। यह आवाज उसी प्रकार की निकालना गुवाहाटी के कांजीरंगा में अपने खेतों को गैंडों से बचाने के लिए रक्षा करते हुए किसान के पास वो वाली आवाज नहीं है, उसके पास दूसरी वाली आवाज है। इन दोनों आवाजों का विभेद, इन दोनों प्रक्रियाओं का विभेद एक छोटा सा उदाहरण है कि विद्या और ज्ञान संस्कृति की परंपरा से कैसे आप तक मिलते हैं और कैसे आप युगीन चुनौतियों के साथ उनको परिमार्जित करते हैं, उनको अपने हिसाब से तैयार करते हैं। इसीलिए शिक्षा तालाब है, एक स्विमिंग पूल है और विद्या एक झरना है। जैसे झरने का पानी आत्म परिष्कार करता है, आत्म शुद्धि करता है और लगातार स्वयं को ठीक करता चलता है, ऐसे ही ज्ञान, ऐसे ही विद्या आत्म परिमार्जन करती है और नए आने वाले समय की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करती है। हमारे एक मित्र हैं पारिक, वो पूछ रहे हैं गुरु या शिक्षक में किसको चुने। आप गुरु को चुने और कोशिश करें कि आपका शिक्षक उस शिक्षक को चुने जिसके अंदर गुरु है। मैं वहीं पर आ रहा हूं कि शिक्षा का जो नियमितीकरण है, शिक्षा का जो तालाब है, वो खुली उछलती हुई नदियों में तैरने के लिए ना बाहुओं को तैयार करता है, ना वक्षस्थल को तैयार करता है, ना भरोसे को तैयार करता है। कंपनी चलाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन परिवार, समाज और विश्व को चलाने के लिए लीडर्स चाहिए, नायक चाहिए। ज्ञान और विद्या नायक पैदा करती है और शिक्षा एम्प्लॉय पैदा करती है। मैंने आपसे क्यों कहा कि 1000 वर्ष पीछे लौटिए? 1000 वर्ष पीछे इसलिए लौटिए कि 1000 वर्ष पहले जब भारत पर आक्रमण प्रारंभ हुए तो उस समय आक्रांताओं ने भारतीय मनीषा को पदच्युत करने के लिए, उसे त्रस्त करने के लिए,
उसे हीन सिद्ध करने के लिए, उसकी जो शुभ्रता की धार थी, उसका जो आत्मविश्वास था, उसके अंदर जो कौशल था, उस सबको ध्वस्त करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता के मन में यह बोया कि ये जो तुम पढ़ रहे हो ये सब बेकार है और सब ये मूर्खता है। और ये 1000 वर्ष तक चला, केवल एक के माध्यम से नहीं चला, जितने भी लोग आए सभी के प्रकार से चला। शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतनी प्रकार के आक्रमण आए और सबने ये कोशिश की। उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे हिसाब से बदल गए, जिन्होंने हमारे हिसाब से स्वयं को ढाल लिया, जिन्होंने हमारे हिसाब से सोचना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बहुत सारे थे जो कभी नहीं बदले, वो आज भी नहीं बदल रहे हैं। तो आपको सिखाया यह गया कि आपने जो कुछ सीखा है, जो भी आपकी हजारों वर्षों की परंपरा से आपको मिला है, वो बेकार है। और अगर वो कारगर होता तो हम 1000 लोग, हम 3000 लोग आप पर कैसे कब्जा कर लेते। और ये सहज भी है। अगर कोई छोटे से देश की एक टीम, एक नया नया खेल सीखने वाले देश की टीम, अफगानिस्तान की टीम, विश्व विजेता भारत को क्रिकेट में हरा दे और लगातार हराए और 1000 वर्ष तक हराए, तो निश्चित रूप से भारतीय कोच भी कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान टीम जिस प्रकार की टेक्निक इस्तेमाल कर रही है उनमें से कुछ शोध किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, मेरा कहना यह था कि क्या भारतीय मनीषा और भारतीय चिंतक इस बात पर भी विचार करने के लिए तत्पर हुए या होते हैं, या उन्हें होना चाहिए कि हमने अपनी ज्ञान परंपरा की अनुपालना में कहां कमी कर दी। क्योंकि जो लोग आए थे उन्हें लीडर नहीं चाहिए थे, उन्हें एम्प्लॉय चाहिए थे। उन्हें अपनी सेना पर, अपने यलगार कहने पर मर मिटने वाले ऐसे लोग चाहिए थे जिनका आत्मविश्वास टूट चुका है, जो अपनी संस्कृति पर, अपनी विद्या पर, अपने कौशल पर, अपनी परंपरा पर, अपने इतिहास पर, अपने पूर्वजों पर भरोसा नहीं करते, जिनको लगता है कि हमारे पूर्वज कुछ नहीं थे, हमारी संस्कृति कुछ नहीं थी, हमारी भाषा कुछ नहीं थी, हमने जो कुछ पाया था वो कुछ, ये जो आए हैं इनके पास सब कुछ है, इसलिए जैसा ये कह रहे हैं वैसा करो। और मनुष्य को इस अवस्था में पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि आप उसके आत्मविश्वास को तोड़ें। आप उसको बताएं कि जो तुमने पहन रखा है ये कूड़ा है, ये कुर्ता है, ये क्या होता है। कमीज अच्छी होती है, पुर्तगाली शब्द है, बाहर से आया है। देखो साहब पहनता है, गोरा बहादुर पहनता है। ये तुम बोलते हो हिंदी, ये तो बेकार है। ये संस्कृत तुम बोलते हो, मूर्खता है। साहब आटा है, जाटा है, बोलता है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तुम पर राज करता है, वो तुम पर कोड़े बरसाता है, वो तुमसे सेवा कराता है। वो मुट्ठी भर है लेकिन तुम लाखों लोगों पर वो शासन करता है। वो मुट्ठी भर है लेकिन तुम्हारे बड़े बड़े राजवंशों को रौंदता हुआ तुम्हारे बड़े बड़े किलों पर यूनियन जैक फहरा देता है। वो मुट्ठी भर है लेकिन वो अपना झंडा फहरा देते हैं, वो स्वराज का झंडा उतार देता है जो छत्रपति शिवाजी के जियाले मराठों ने टांगा था। वो मेवाड़ राजवंश की फैलाई हुई पताकाएं उतार देता है। वो मुट्ठी भर है लेकिन तुम पर हावी है। तो हमने जो युद्ध हारे थे वो केवल सामरिक रूप से नहीं हारे, वो बौद्धिक रूप से भी हारे। और धीमे धीमे राजाश्रयों ने ऐसे लोगों को पाला, ऐसे लोगों को वजीफे दिए, ऐसे लोगों को राय बहादुर बनाया, ऐसे लोगों को सर बनाया, ऐसे लोगों को नाइट बनाया, ऐसे लोगों को पदवियां दी जो आज आजाद भारत में भी नए नामों से वो पदवियां आई हैं, चाहे वो पद्मश्रीयां हो, चाहे पद्म भूषण हो, चाहे वो कोई भी पुरस्कार हो, चाहे वो मानद अकादमियों के पुरस्कार हो। जानबूझकर सत्ताओं ने कोशिश की कि संस्कृति और विद्या उनके चरणों की दास बनी रहे, ताकि वो नियमित रूप से एम्प्लॉय पैदा करते रहे, ताकि वो क्लोनिंग करते रहे अपने विचार की। जैसे एक सांचे में मिट्टी डालकर लगातार एक ही चीज बनाई जाती है ताकि वो बनाते रहे। वो चाहते थे कि चेतना के इस चलते हुए चाक पर जो गुरु नामक विश्वकर्मा है, गुरु नामक कुम्हार है, वो भीतर हाथ संभाल कर और बाहर चोट मारता हुआ ऐसी कोई सुराही ना बना ले जिसमें भारतीय मनीषा का अमृत तत्व भरा हुआ हो, जिसे पीकर लोगों के अंदर स्फूर्ति आ जाए, चेतना आ जाए, लड़ने का कौशल आ जाए। इसलिए उन्होंने सायास प्रयास किया कि हमारे जितने भी नायक थे, हमारा जितना भी प्रतीक शास्त्र था, उसे तोड़ने की कोशिश की गई। वे कृष्ण जो लोकानुरंजन के लिए बच्चे खेल सके यमुना के तट पर, इसलिए सबसे विषैले जलचर को बाहर निकालकर उसके फन पर अपनी एड़ी रगड़ देते हैं, कालिया का मर्दन कर देते हैं। वे कृष्ण
जो अनायास आई हुई वर्षा से पूरे ब्रज को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत पर डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि सारा गोधन और सारे जनता पुरुष बाल गोपाल सबको महीनों चातुर्मास ऊपर रखते हैं, सबको खाना देते हैं, सबको भोजन देते हैं, सबको नहाना धोना देते हैं और इंद्र को अंगूठा दिखा देते हैं कि हो गए तुम बहुत बड़े पानी के मालिक, लेकिन हमने ये कर दिया। वे कृष्ण जो अनाचारी होने पर अपने मामा को भरी राज्यसभा में सिंहासन से खींचकर उसका वध करके जनता को शासन सौंप देते हैं, वे कृष्ण किसे चाहिए? जिन्होंने इस देश पर कब्जा करा, उन्हें ऐसा कृष्ण क्यों चाहिए? उन्हें कृष्ण चाहिए कि राधा बरसाने में आए जाइयो बुलाए गई राधा प्यारी, या मटकी लेक तोड़ने वाला कन्हैया चाहिए? उन्हें नृत्य करने, नृत्य में कोई बुराई नहीं है, रास में कोई बुराई नहीं है, किसी से माखन छीन इस पर भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन यही क्यों चाहिए? सोचकर देखिए कि 15वीं शताब्दी के बाद के कान्हा, 15वीं शताब्दी के बाद के राम कौन है? कौन है वो नाचने वाले हैं, ठुबक चलत रामचंद्र हैं, इस पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वे राम जो वलकल पहन कर निकले, मेरा सौभाग्य है कि मिथिला के नागरिकों को मैं संबोधित कर रहा हूं, मेरा सौभाग्य है कि भारतेश्वरी के चरण उस खानदान से निकले हैं, उस चंपारण से, उस विदेह की मिट्टी से। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबसे संवाद कर रहा हूं। वे राम किसे चाहिए? वे कृष्ण किसे चाहिए? इसलिए शिक्षा के खांचे में एम्प्लॉय पैदा हो, शिक्षा के खांचे में मानने वाले पैदा हो, शिक्षा के खांचे में एक इंगित पर अपना सर कटा देने वाले, बिना सोच विचार वाले लोग पैदा हों। इसके लिए शिक्षा इस देश में रोपी गई, उसका बीज लगाया गया और विद्या को धीमे धीमे पीछे डाला गया। जो कुछ भी विद्या में है वो अच्छा नहीं है, बाहर सब कुछ अच्छा है। गणतंत्र की परिभाषा बाहर से आई है। वैशाली के गणराज्य पर चर्चा ना करें, नहीं पता नहीं था या नहीं था, अब तो पता भी नहीं, बहुत सारी चीजों को पता ही नहीं है कि ये था क्या नहीं था। क्योंकि भारत लीडर इसलिए पैदा कर रहा था कि भारत पहले दिन इस विचार को जी रहा था कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आप तो ग्लोबल विलेज बना रहे हैं, विलेज में तो फिर भी कई परिवार होते हैं। मेरा पूर्वज तो हजारों वर्ष पहले ग्लोबल घर बना रहा था, ग्लोबल फैमिली बना रहा था, जिसमें एक ही परिवार में पूरा विश्व समाया हुआ था। इतने वर्षों बाद भी इतना छोटा सोचा, और हम इतने वर्षों पहले भी इतना बड़ा सोच रहे थे। लेकिन हम छोटे हैं, हम कम अकल हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने बारूद नहीं बनाया, हमने लाइट नहीं बनाई, हमने गाड़ी नहीं बनाई, तो इसलिए हम पीछे हैं। तो इन दो बातों का अंतर हमें समझना पड़ेगा कि शिक्षा और विद्या, शिक्षा और ज्ञान, नॉलेज और विजडम के बीच में क्या अंतर है। क्योंकि विद्या आपको विवेक देती है, विनयता देती है, आपके अंदर अहंकार को तिरोहित। विद्या ददाति विनयम विनयात यात्री पात्रता। विनय से पात्रता आती, पात्रताम धनम आपनोति, पात्रता से धनम आती है। और जहां धन है वहां सुख है, जीवन का उद्देश्य है कि अर्थ आपके पास हो, धर्म है उसके पीछे अर्थ है, पहले नहीं दिया गया अर्थ। क्योंकि धर्महीन अर्थ जिन्हें कमाना है, उनको देख रहे हो आप चाइना वालों को, उनको देख रहे हो आप अमेरिका वालों को, उनको देख रहे हो कि जो लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले धर्म, यानी कि जो प्रजा के धारण योग्य विचार है, उसको अर्थ से भी पहले फिल्टर के रूप में लगाया है, उसको तैयार किया है। इसीलिए इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस संकट के काल में 130 करोड़ लोगों का देश डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन 35 लाख का देश डिप्रेशन में है। इटली, स्विट्जरलैंड डिप्रेशन में है। ऑनलाइन रेकी चल रही है, लोगों की क्लासेस चल रही है कि मैं अंदर कैसे बंद रहा हूं। वहां तो मौसम भी ठीक है, वहां तो सुविधाएं भी ज्यादा हैं। यहां तो गांव में सुविधाएं नहीं है, यहां तो छोटे कस्बों में सुविधाएं नहीं है। एक 2 कमरे के मकान में 3 भाइयों का, एक बहन के साथ परिवार रहता है। क्योंकि शिक्षा फेल हो जाती है, विद्या फेल नहीं होती। आप यूं समझिए कि शिक्षा मार्ग है और विद्या उस मार्ग से पहुंचने का गंतव्य है, मंजिल है। मैंने कुछ वर्ष पहले किसी भाषण में कहा था कि शिक्षा और विद्या में यही अंतर है कि जो ज्ञान संस्कार के साथ ना आए वो कालांतर में शव हो जाता है, और जिस ज्ञान में संस्कार निहित हो वो किसी भी जगह बैठ जाए शिव हो जाता है। अज्ञे की कविता है, पथ का पीड़ा दाई पत्थर, कोई सधवा
पीपल के नीचे रखकर श्रद्धा का लोटा भर जल उमेड़ दे, तो वह पथकादायी पीड़ादायी कंकर पीड़ा हर हर शंकर बन जाता है। तो संस्कार से अभिषेकित होने के बाद वो विद्या सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ जाती है। द ट्रुथ, द ब्यूटिफुल एंड द बिनोवेलेंट, सत्यम शिवम सुंदरम, ये शंकर की अवधारणा है। इसलिए मैंने वर्षों पहले कहा और फिर वो काफी सारे मित्रों तक पहुंचा कि रावण में ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। यह एक सामान्य सूत्र है जो विद्या और शिक्षा के बीच में आता है। शिक्षित व्यक्ति का अहंकार देखिए आप, जो शिक्षा लेकर आया है, जिसको शिक्षा का ज्ञान है, जिसको पता है कि मैंने बहुत सारी डिग्री ली है, उसके चलने फिरने बोलने में एक विशेष प्रकार का अहंकार टपकता है। लेकिन जिसे ज्ञान है कि जो उसने जाना है ये बहुत छोटा है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही शून्य है, ये तो एक बड़े समुद्र में से एक अंजुरी जल निकालने जैसा है, इसलिए वो शांत रहता है, वो आनंद के साथ रहता है। शिक्षा में और विद्या में वही अंतर है जो बृहस्पति और शुक्राचार्य में है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं। बृहस्पति जानते हैं कि लोक मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए अपने शिष्यों को क्या सिखाना है, और शुक्राचार्य ये जानते हुए भी कि उनके शिष्य अनाचारी हैं, अमंगलकारी हैं, विश्व में हिंसा और अशांति फैलाने के लिए उद्यत हैं, उसके बाद भी उनका काम का उद्योग करते हैं। ये शिक्षा में और विद्या में अंतर है। तो 1000 वर्ष पहले यह षड्यंत्र प्रारंभ हुआ। भारत में अंग्रेजों ने जो चीजें रौंपी थी, जो बनाई थी, उनमें उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया का प्रयोग किया। दुर्भाग्य का विषय है कि हम आज तक भी ये समझ नहीं पाए कि वो अपने विश्वविद्यालय नहीं कर रहे हैं, वो अपने विश्वविद्यालय को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण सुनाऊं। अगर आपने बीटेक किया है, अगर आपने एमबीबीएस किया है और आप किसी साहित्य के या संगीत के शासकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में कहीं प्रवेश चाहते हैं, तो आपको यह आएगा कि आपके पास तो इससे पहले वाली डिग्री नहीं है। अगर आप उसमें आचार्य होना चाहते हैं तो बिल्कुल ही बहुत असंभव है। लेकिन इंग्लैंड के विश्वविद्यालय और अमेरिका के विश्वविद्यालय लगभग ऐसे प्रयोगों से भरे पड़े हैं जहां दूसरे विषय के विद्यार्थियों ने बिल्कुल विपरीत दूसरे विषय में आकर और अपने आप को सिद्ध किया, क्योंकि उनको पता था और वो जानते थे, जो हम बहुत वर्षों पहले जानते थे, कि व्यक्ति की जो संपूर्णता है, व्यक्ति का जो आंतरिक पूर्णता है, सत, रज और तमस, इन तीन की पूर्णता ही मनुष्य को पूर्ण बनाती है। और इनमें राजसिकता की पूर्णता शिक्षा के माध्यम से आ सकती है, तामसिकता की पूर्णता शिक्षा के आगे नकारात्मक सोच लगाकर आ सकती है, की पूर्णता बिना ज्ञान के, बिना विजडम के, बिना विद्या के नहीं आ सकती। और जो ज्ञान शिक्षा के रूप में हो, सीखने के रूप में केवल हो, वो उतना ही रह जाता है। ज्ञान दूर, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। हमारे यहाँ एक लोक कथा आती है कि 4 लड़के जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कर कर एक गुणी ऋषि से वाराणसी में अपने गांव वापस जा रहे थे, लेकिन उन्होंने विद्या प्राप्त नहीं की थी, केवल मंत्र प्राप्त किए थे, केवल इक्वेशंस आती थी, ए की जगह इतना रख दो, बी की जगह इतना रख दो, उसके बाद अंत में क्या आएगा। तो वे जीव विज्ञान के कुछ सूक्त, कुछ मंत्र लेकर अपने एक शल्य चिकित्सक आचार्य से लौटे। उसने कहा कि बैठ के ज्ञान पाओ, इतने वर्ष रुको। उसने कहा नहीं, बहुत जल्दी है। 4 लड़के धनी थे, उन्होंने वह लिया और चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह अस्थियां पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी। तो किसी ने कहा कि किसकी अस्थियां हैं। अब अस्थि विज्ञान तो सीखा नहीं था कि पहचानते एक अस्थि को। बोले जिसकी भी है, मुझे अस्थियों को जोड़ने का मंत्र गुरुजी ने दिया था, मैं जोड़ देता हूँ, अभी पता चल जाती है। तो जोड़ दिया तो एक बड़ा सा जानवर बना। ने कहा ये कौन सा जानवर है। बोले यार ये तो नहीं सीखा था जूलॉजी ठीक से, गुरुजी ने कहा था रुको 5-6 साल, लेकिन रुके नहीं जल्दबाजी में। मैंने तो बस ये इसमें मांस कैसे भरा जाएगा वो मंत्र मुझे आता है, चलो उससे बना के देख लेते हैं। दूसरे ने मांस भरने का मंत्र बोल दिया तो एक शेप बनकर आ गई एक बड़े खूंखार जानवर की। तो एक बोला ये तो शेर जैसा लग रहा है।
उसने कहा नहीं ये चीता हो सकता है, तीसरा बोला तेंदुआ हो सकता है, तो तीसरा बोला कि यार हमको तो पता नहीं, पर मुझे गुरुजी ने चमड़ा कैसे तैयार होता है इसका मंत्र सिखाया था, अभिषेक मंत्र है, मैं चमड़ा तैयार करवा देता हूँ। उसने चमड़े का मंत्र पढ़ दिया तो वो शेर बन गया। तो बोले ये शेर का ढांचा था या शेर ही था, ये तो पता ही नहीं है। तो चौथा बोला कि मुझे प्राण डालने का मंत्र आता है, मैं प्राण डाल देता हूँ। उसने मंत्र डाला, प्राण डाला, शेर जगा और शेर चारों को खा गया। ये एक सामान्य सी बोध कथा बचपन में मुझे किसी आचार्य ने, गुरु ने सिखाई थी। इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने विधिवत पूरे समय सीखा होता तो अपने मंत्रों को निष्फल किए बिना जांच के माध्यम से वो ये जान पाते कि ये हड्डियां किसकी है। तो शिक्षा और विद्या के बीच का मौलिक अंतर यही है। अब आप कहेंगे कि जब शिक्षा ही लेनी है तो उसके सूत्र बने कैसे? मानक विद्वानों ने, उस विषय के अधिकारी ज्ञानियों ने, गुरुओं ने बैठकर गुरुकुलों में, ताकि आप क्रमशः पढ़ सकें, एक क्रम निर्धारित किया कि पहले ये जानिए, फिर ये जानिए, फिर ये जानिए। अब पहले फिर ये जानिए, फिर ये जानिए का मतलब ये नहीं यही जानिए, यह तो जरूर जानिए, और आगे जो आपको जानना है वो जानिएगा आप। यानी कि आप जो जाने उसके अतिरिक्त तो अजाना रह गया है, उसकी जिज्ञासा विद्या का बीज मंत्र है। और आप जो जानते हैं बस यही जाने, ये शिक्षा है। इसलिए लेखक, निबंध का लेखक शिक्षित है और कवि वो ज्ञानवान है। कबीर अशिक्षित हैं, मासी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, बाकायदा बनारस में खड़े होकर उद्घोष के साथ कह रहे हैं कि जीवन में ना कभी पेन पकड़ा है, न कलम उठाई है, न कागज देखा है। और पंडितों से कह रहे हैं, उपनिषद पढ़े हुए से कह रहे हैं, वेद पढ़े हुए से कह रहे हैं, शिक्षितों से कह रहे हैं, ज्ञान पाए हुए से नहीं, ज्ञानी तो वो है ही, शिक्षितों से कह रहे हैं। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखिन की देखी। तू तो कागज में पढ़ के याद करके बोलता है, मैंने तो आंखों से देखा है, मैं वो बोल रहा हूं। तो यह जो अंतर है, यही शिक्षित होने और ज्ञान पाने, विजडम पाने के बीच का अमृत है। इसी जीवन अमृत में ही भारत का मंगल छिपा है। तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तमाम आप सब सुनने वाले लोगों से अनुरोध है कि जीवन में जो शिक्षा का क्रम आपके विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है, उसमें तो निष्णात होइए ही। तैरने के लिए दोनों पैर और दोनों हाथ चलाने पड़ते हैं, यह शिक्षा है। लेकिन तैरने में बिना दोनों हाथ पैर चलाए बहुत देर तक प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे लगातार आप जीवित रह सकते हैं, ये विद्या है जो अनुभव से आएगी, जो ज्ञान से आएगी, जो विजडम से आएगी। तो जो नियमित आपको दिया गया है आपका पाठ्यक्रम, उसे तो आप जरूर ही पढ़ें, लेकिन उसके अतिरिक्त आप बाहर, उसके बाहर क्या सोचते हैं, जो मैंने शुरू में कहा था, आपका दूसरा जन्म, द्विज, आप क्यों पैदा हुए हैं? क्या सुबह उठकर जगना, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होना, नहाना, खाना और जो बताया गया है वो पढ़ाना और उसके बाद सो जाना, क्या इसके लिए पैदा हुआ है? ये तो लाखों प्रकार के कीट पतंग, पशु पक्षी, सबके साथ ही प्रकृति ने निर्धारित किया है। फिर मैं मनुष्य क्यों हूं? फिर मैं ईश्वर की के बाद की दूसरी प्रकार की स्थिति में क्यों? तो ये आप जरूर जानिएगा, क्योंकि जीवन का मूल और जीवन का अंतिम उद्देश्य आपको पता चलेगा, और वो शिक्षा से नहीं आता, वो विद्या से आता है, विजडम से आता है। बचपन में हमने एक प्रार्थना स्कूल में सुनी, अपने स्कूल में, मैं पिलखवा में सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ प्रार्थना गाई जाती थी और आज भी गाई जाती है। अभी मैं अपने स्कूल में लगभग 40 वर्ष के बाद गया, 35 वर्ष के बाद, तो बच्चों से मिला, वहाँ वही प्रार्थना आज भी गाई जा रही है। वो प्रार्थना थी, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रार्थना मनहर है, बड़ी अच्छी, आपने भी गाई होगी। लेकिन मेरे इस प्रार्थना को लेकर प्रारंभ से कुछ सवाल थे। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जीवन का असली उद्देश्य सच्चिदानंद होना, सत्य चित आनंद, 3 का उद्देश्य। तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो ये जो ज्ञान शब्द है, शिक्षा को लेकर संबोधित किया गया है इसमें, ऐसा हमको लगता है। लेकिन प्रार्थना कहती है ज्ञान हमको दीजिए। पढ़ाई से आनंद नहीं मिलेगा, ज्ञान से आनंद मिलेगा। इतिहास की क्रमावली, क्रोनोलॉजी जिसे कहते हैं, उसको याद करने से आनंद नहीं मिलेगा। उस इतिहास को पढ़ने
से उसमें जो सबक अंतर्निहित है, जो विजडम अंतर्निहित है, उससे ज्ञान आपको आनंद मिलेगा। भारत पर कितने आक्रमण हुए, पहली पानीपत की लड़ाई, दूसरी पानीपत की लड़ाई, तीसरी पानीपत की लड़ाई, इन तीनों को पढ़ने से आप केवल यह जान पाएंगे, जो आज गूगल क्रमवार कर लेता है कि भाई इतनी लड़ाई तब हुई थी, इतनी लड़ाई, लेकिन तीनों लड़ाई के बाद हम हारे क्यों? हमारी तैयारियों में क्या कमी थी? हमारी भारतीयता में क्या दोष था? उस ग्रेट मराठा सदाशिवराव भाऊ, उस मराठा वॉरियर, उस महानायक के दिल्ली आने और पानीपत आने में, लड़ने के बीच में कहां संधियों में कमी रह गई? कहां काम्यवन की कामाक युद्ध परिषद जो हुई थी, उसमें भरतपुर के महाराज जाट राजा सूरजमल के जो प्रस्ताव थे, अगर उन्हें माना जाता तो क्या होता या क्या नहीं होता, इस पर आप जब विचार करेंगे तब आपके पास वो विजडम प्राप्त होगा कि आप भारत सरकार में आईएएस होने के बाद, भारतीय सेना में एक बड़े अधिकारी होने के बाद, या रॉ में गुप्तचर सेवा में जाने के बाद आपको भगवान न करे ऐसी स्थितियों में कभी फंसना पड़े देश के लिए, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। और आपके उस विवेक पर, आपके उस विजडम पर, आपके उस ज्ञान पर, आपकी उस विद्या पर 130 करोड़ लोगों का स्वाभिमान, उनका मस्तिष्क, उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद और उनकी स्वाधीनता निर्भर करेगी। आप एक इंजीनियर खराब बना दीजिए, वो इतने सारे पुल खराब बनाएगा जिनसे सैकड़ों लोग मर सकते हैं। आप एक डॉक्टर खराब बना दीजिए, वो बहुत सारे लोगों को अतिरिक्त बीमार कर सकता है। लेकिन आप गुरु खराब बना दीजिए, आप विद्या खराब बना दीजिए, वो उस समाज, उस देश, उस राष्ट्र के समस्त संस्कार को श्रीहीन कर देगा, उसको सत्यम शिवम सुंदरम की चेतना से हीन कर देगा। तो विद्या और शिक्षा के बीच के इस मौलिक अंतर को जिन्होंने पहचाना है, वे ही विश्व को दिशा दे सकते हैं। इसलिए एक तो हीन भावना बंद करिए अपने अंदर। आप जिस देश में पैदा हुए हैं, वो देश दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मनीषा, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से विभूषित देश रहा है। वहां अपने समय के सर्वश्रेष्ठ लोग पैदा किए गए। मैं बिहार में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों, अभिभावकों, प्राध्यापकों और उस परिसर में काम करने वाले, उससे जुड़े हुए लोगों के साथ रूबरू हूं, उनसे उन्मुख हूं। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं, जिस समय सम्राट चंद्रगुप्त ने यवन सेना को पराजित किया था, जो सेल्यूकस के नेतृत्व में युद्ध लड़ रही थी, वो युद्ध एक राजा का, एक सेनापति से नहीं था। वो युद्ध दुनिया के दो आचार्यों द्वारा सिखाई गई ज्ञान की परंपरा से था, जो कि सेल्यूकस और सिकंदर अरिस्टोटल की उस लैब से आए थे, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता था, बजता है और बजता रहेगा। उसके सामने भारत के राजा नहीं खड़े थे, उसके सामने मगध के एक आचार्य, जो तक्षशिला के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, आचार्य थे, वे विष्णुगुप्त लड़ रहे थे। यानी कि दो आचार्यों की लैब, दो आचार्यों की विजडम लैबोरेटरीज, ज्ञान परंपराओं के बीच का संघर्ष था। और इतिहास साक्षी है कि बिहार के उस शिक्षक की ज्ञान परंपरा ने विश्व के सबसे बड़े सेनापति को पराजित किया। और न केवल पराजित किया, अगर संस्कृति ना होती तो वो संबंध भी स्थापित ना होता, जिसमें मगध की महासाम्राज्ञी, वहां की महारानी सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया बनी। तो यह पराजय के बाद उसे एक संस्कार में परिवर्तित करके शांति की ओर उन्मुख होने की परिकल्पना वसुधैव कुटुंबकम की, ये चाणक्य होने से आती है, जो शिक्षित नहीं है लेकिन विजडम उनके अंदर है। वे अपने तक्षशिला के स्नातक की सीमाओं से जुड़े हुए नहीं थे, उनके अंदर विजडम था। इसलिए वो जगह जगह सीमांत प्रांतों के राजाओं के पास गए, मगध के राजा के पास आए कि विश्व पर आक्रमण है, आइए इसमें समझौता नहीं करते हैं, लड़ते हैं और भारत की भूमि को बचाते हैं। ये जनपदों में बटी हुई भारत भूमि को एक राष्ट्र के रूप में तैयार करते हैं। तो शिक्षा में और विद्या में यही अंतर है। याद रखिए कि जड़ मनीषा, श्रीहीन मनीषा और स्वयं को कमतर आंकने वाली मनीषा सदा आपसे ये कहेगी कि दुनिया में जो शिक्षा का मॉडल भारत को दिया गया है, इसकी पालना करिए, इसकी पालना करिए, इससे बाहर मत जाइएगा। लेकिन जैसे जैसे आप स्वयं में झांकेंगे, अपनी परंपरा में झांकेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि भारत की वैश्विक स्थिति आगामी 100 वर्षों में, 1000 वर्षों में हमारी उत्तरजीविता इस पर ही निर्भर रहेगी कि हमने विद्या को कितनी प्रमुखता दी। सा विद्या या विमुक्ते,
विद्या वह है जो आपको मुक्त करती है, और मुक्ति ही हमारी कामना है, मुक्ति ही हमारी कामना दुखों से, मुक्ति की कामना। ये भी बिहार से प्रारंभ हुई मुक्ति की कामना। अब बुद्ध का ही उदाहरण है। बुद्ध को शिक्षित करने के लिए शिक्षक लगाए गए, लेकिन बुद्ध को मुक्ति पथ पर प्रेरित शिक्षक ने नहीं किया, उनके कोचवान ने किया। जो उनकी गाड़ी चलाता था उस ड्राइवर ने किया। उस ड्राइवर ने उन्हें बाह्य जगत से संपर्क कराकर बताया कि ये जरा है, ये बुढ़ापा है, ये तुम्हें भी आएगा, ये मृत्यु है, ये तुम्हें भी आएगी, ये दुख है, ये तुम्हें भी आएगा। और शिक्षा ने क्या कोशिश की थी? शिक्षा ने कोशिश की थी कि वो एक योग्य एम्प्लॉय बन सके, स्टेट के जो स्टेट चलाए। लेकिन उनके कोचवान ने उन्हें लीडर बनाया, और बुद्ध के अंदर निकली हुई वे अग्नि बिहार के उस छोर से निकली और विश्व की चेतना बनी। आज पूरे विश्व में बुद्ध मूर्तियां जहां जहां हैं, बुद्ध के प्रति समर्पित अवभाव के साथ जो देश जुड़े हुए हैं, दुनिया के दर्जनों देश बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म के रूप में अपनाते हैं, वे सब आभारी होने चाहिए उस कोचवान के जिसने बाह्य जगत से परिचय कराया। तो बाह्य जगत और अंतर जगत की तुलना में उसके सेतु पर खड़ा होकर तटस्थ भाव के साथ जो आपका परिचय आपसे कराए वो गुरु कहलाता है। और जो पहले से नियमित योजना से मिले हुए सीमित ज्ञान को आपसे परिचित कराकर उसमें आपको उत्तीर्ण करा दे वो शिक्षक कहलाता है। हमारी इस बातचीत के प्रारंभ में हमारे कोई मित्र पूछ रहे थे कि शिक्षक और गुरु को कैसे पहचाने। शिक्षक और गुरु को इस बात से ही पहचाने। शिक्षक आपको उस सीमित ज्ञान की उस छोटे से तालाब से, उस छोटे से स्विमिंग पूल से तैरकर बाहर जाने की योग्यता के लिए आपको तैयार करता है। और यह भी कम कौशल का काम नहीं है, यह भी कम क्षमता का काम नहीं है, यह भी कम कृतज्ञता का काम नहीं है, यह भी कम राष्ट्र सेवा नहीं है। लेकिन जो आपको हर बड़े छोटे अलग अलग लहरों वाले सिवार, घास, चुनौतियां, मगरमच्छ, अलग अलग प्रकार के भंवरों में तैरकर बाहर निकल जाने की, विजेता बनने की आपको योग्यता सिखाता है, वो गुरु कहलाता है। वो आपके घर में भी हो सकता है, वो आपके परिवार में भी हो सकता है, वो पिता के रूप में हो सकता है, वो पत्नी के पति के रूप में हो सकता है, वो बच्चे के रूप में हो सकता है। भारत का दर्शन कहता है बालादपि सुभाषितम, बालक भी सुभाषित बोल सकता है, ऐसा वचन बोल सकता है जिस पर बड़े लोग पालन करें। मैं विदेह के भूमि के लोगों से जुड़ा हुआ हूं। विदेह के दरबार में तो जब अष्टावक्र आए थे तो उनका स्वागत जिस तरह किया गया था वो इतिहास का विषय है, जबकि उनकी आयु भी कम थी और वे सुदर्शन भी नहीं थे। उसके बाद भी उनका स्वागत किया गया क्योंकि स्वागत उनकी विद्वत्ता का किया गया था। स्वदेशे पूज्यते राजे, विद्वान राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मैंने प्रारंभ में जिन लोगों के नाम लिए वे सब तमाम लोग, जॉर्ज ऑरवेल से लेकर गोपाल प्रसाद सिंह नेपाली तक और राजकुमार शुक्ल से लेकर हमारे प्रिय मित्र पंकज त्रिपाठी, प्रकाश झा और मनोज वाजपेयी तक, वे सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने विद्या के कौशल को विश्व भर में फैलाया। तो मैं एनसीआर में बैठा हुआ व्यक्ति, दिल्ली के नजदीक बैठा हुआ व्यक्ति, चंपारण की उस पवित्र भूमि के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथियों से संबोधन के दौरान उनका पुण्य स्मरण कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्वयं की प्रतिभा, स्वयं की क्षमता और स्वयं के सीखने को सीमाओं में नहीं बांधा। वे मोतिहारी की और चंपारण की सीमाओं में नहीं बंधे, वो उससे बाहर निकले और उनके लिए पृथ्वी छोटी पड़ने लगी। कालो निरवधि विपुला च पृथ्वी। तो जितने भी साथी आज जिन्होंने सुना, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके साथ एक बहुत ही सारगर्भित और जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है वैसा संवाद मैं आपसे कर सका। कोशिश करिए कि शिक्षा के इस व्यवहार को जीवन यापन के लिए आवश्यक रूप से आप सीखें, जानें, लेकिन आप क्यों हैं और आपको करना क्या है ये आप विद्या के माध्यम से जानें। शिक्षकों के अंदर के गुरु को तलाशें, उस गुरु को स्वयं को समर्पित करें और उससे कहें कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। मैं असत से सद की ओर जाना चाहता हूँ, मैं मृत्यु से अमृत तत्व की ओर जाना चाहता हूँ, ये उसको बोलें तो वह आप तक पहुँचा पाएगा। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तमाम लोगों का, विशेष रूप से अपने आदरणीय बड़े भाई और आपके आचार्य और राजनीति विज्ञान के मानव विद्वान, वैश्विक विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी और तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आपसे बात करने का अवसर दिया। और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूँ और आपसे ये वादा भी करता हूँ
कि स्थितियां सब सही हो जाने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि आप सबके निजी रूप से दर्शन कर सकूं, मोतिहारी आ सकूं। तब तक भारत इस समय जिस चुनौती से लड़ रहा है उसको स्वीकार करिए। हमारे द्वार से बड़ी बड़ी चुनौतियां हार कर लौटी हैं और किसी भी जाति, किसी भी राष्ट्र और किसी भी संस्कार की असली परीक्षा ऐसे ही समय पे होती है जो इस समय आया है। इसी एडवर्सिटी में अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशी, इसी संकट काल में अपनी चुनौती पहचानिएगा कि क्या चुनौती और उससे कैसे पार पाना है। और मैं इस बात का भरोसा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से पहचानेंगे। ये बात मान कर चलिए कि अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, अगर 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो ये 21वीं शताब्दी भारत के बेटे बेटियों की है। आप सब विश्व विजयी हों और लोक मंगल की कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। यह भावना मैं बंबई के कवि को सुनता था एक दिन कवि सम्मेलन में, और मैंने कार्यक्रम के बाद उसको रोक कर कहा कि आज के बाद ये पंक्ति मत पढ़ना। जो गला काट कंपटीशन है, कट थ्रॉट, ये कैसे है? आप आगे बढ़ने के लिए किसी का गला कैसे काट सकते हैं? तो उसने हास्य व्यंग के कवि ने पंक्ति पढ़ी सरस्वती वंदना की, हे माँ शारदे मैं जीवित रहूं सबको मार दे। तो मैंने कहा ये तुम कहाँ से सीख के आए हो भाई? ये शिक्षा सिखाती है एम्प्लॉय बनने में, ये लीडर नहीं सिखाता। लीडर तो सबको लेके चलता है, जो लेके चले, आगे लेके चले वो नायक है, और जो पीछे पीछे चले वो एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय बनाने की फैक्ट्री इस देश को षड्यंत्र पूर्वक बनाया गया, और आज भी उसके मसीहा, उसके डीलर्स, उसके सीएनएफ पाने वाले, उसकी दुकानदारी चलाने वाले हमारे अंदर भी, हमारे समाज में भी। जो महाकवि दिनकर कहते हैं बेगूसराय के बिहार के, रे यश सेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। तो ये काले अंग्रेज आज भी हमारे अंदर हैं, जो आपको यही सिखाते हैं कि दुनिया ने जो कुछ दिया है वो सब कुछ अच्छा है। मैं ये बात बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि दुनिया ने जो कुछ दिया है वो अच्छा है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन बिना मुझे परखे, बिना मेरी परंपरा को परखे, बिना मेरे पुरखों को परखे, बिना मेरी साधना को परखे, बिना मेरी तपस्या को परखे, और बिना मेरे यहाँ के प्रतिमानों को जाने अगर तुम ये फतवा पास करते हो अच्छे हैं और हम खराब हैं, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इसे ठोकर पर रखता हूं। आओ शास्त्रार्थ की इस चटाई पर आमने सामने बैठते हैं, संवाद करते हैं। आपके यहाँ जो शोभन होगा, अमृत तत्व होगा, उसे मैं विनम्र भाव से प्रणाम करके चरण छूकर स्वीकार करूंगा, और मेरे यहाँ जो शोभन तत्व होगा उसके प्रति भी आपका ये भाव होगा। तो हमारे ये संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे संवाद के गवाक्ष खोलिए, द्वार खोलिए। आपने बड़े मनोयोग के साथ मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।